ड्रामा के स्टार्ट में हम फॉरबिडन सिटी को देखते हैं जहाँ पर आज कॉन्सर्ट का सिलेक्शन होना था। इसी वजह से जगह जगह से बहुत सारी प्रिंसेस आई हुई होती हैं। तभी वहाँ पर सबसे पहली प्रिंसेस की एंट्री होती है जिसका नाम सेलेना होता है और वो मिनिस्टर ऑफ वॉर की बेटी होती है। अलग ही एटीट्यूड में एक दूसरी प्रिंसेस को धक्का मारते हुए आगे बढ़ती है। जिस प्रिंसेस को धक्का लगा होता है वो होती है जो जोलिंग, जो जनरल जिनबेई की डॉटर होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन बाकी सारी प्रिंसेस कह रही होती हैं कि अगर मिनिस्टर ऑफ वॉर की डॉटर यहाँ पर आ गई है, वो इतनी प्रीसियस है, नोबल है, उनके आगे भला हम लोगों को कौन ही चुनेगा। हम लोग तो पक्का लॉस्ट होने वाले हैं। लेकिन जोजो बोलती है मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जाऊंगी आगे और देखना सबको पीछे करके ही जाऊंगी। तभी वहां पर मॉर्टन ली आ जाती हैं जो ब्राइड्स का सिलेक्शन करती थी। कहती सब लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाइए। कहती हैं याद रखो कि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, अगर किसी ने भी एक भी रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सब कहते हैं ठीक है मार्टिन ली। और तभी उधर से एक सैनिकों का झुंड भागते हुए आता है। मार्टिन ली कहती है आप लोग कहाँ जा रहे हैं। पता चलता है जनरल जिन बेई जो है उन्हें ट्रेटर घोषित कर दिया गया है। उनकी बेटी जो लिंग वहां से भाग चुकी है। इसी वजह से उसकी बेटी को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी सेना एकत्रित की गई है, लेकिन उसकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसका पोर्ट्रेट मेरे हाथों में, उसे ढूंढने का फरमान हम लोगों को दिया गया है। तुरंत ही सेलेना कहती है कि मुझे दिखा तो आखिर ट्रेटर की बेटी कैसी दिखती है। सब कहते हैं हाँ हम लोगों को पता होगा तो हम लोग भी थोड़ी मदद कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट खुलता है तो अपना चेहरा छिपा रही होती है जो लिंग, वो जिनबेई की डॉटर होती है और वहां पर वो अपनी आइडेंटिटी छिपा कर आई थी। ऐसे ही सब लोग उसका चेहरा देखते हैं कि तो जो डर जाती है कि जो देखो तो ये कैसी लग रही है, एकदम बेकार, एकदम अगली वुमेन। यहाँ पर सेलेना कहती है कि हाँ रहती है डेजर्ट में तो डेजर्ट जैसी होगी, शॉर्ट्स के बीच में पली बड़ी प्रिंसेस भला नाजुक कैसे हो सकती है, देखो तो चेहरे पर कितने पिंपल्स हैं। जैसे ही जो देखते है तो कहती है ये किस तरह का पेंटिंग बनाई है मेरी। हंसने लगती है, कहती है हाँ ये तो काफी डरावनी है। मन में सोचती है थैंक गॉड आज तो बच गई। लेकिन तभी दूसरी प्रिंसेस बोलती है कुछ फैमिलियर लग रही है, इसका नाम जो लिंग है और जो यहाँ पर खड़ी उसका भी नाम तो जो लिंग है। कहती है अरे मेरा नाम जियो लिंग है और मैं मजिस्ट्रेट की डॉटर हूँ, बिसान कंट्री की। कहती है अच्छा तो तुम बिसान कंट्री की डॉटर हो। कहती हाँ मैं वहां से आई हूँ। सैनिक उसकी तरफ आगे बढ़ता है और चेहरा मिलाने की कोशिश करता है। कहता है अपना नाम बताओ। मन में सोचती है आज पकड़ी गई तो मैं अपने फादर पे जो इल्जाम लगे हैं उनसे कभी भी उन्हें आजाद नहीं कर पाऊंगी। सबसे बदला लेना है जिन्होंने मेरे फादर के ऊपर इल्जाम लगाया है। कहते हैं ठीक है जाकर अपना काम करो, तुम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कहती है थैंक गॉड अब देखो मैं क्या करती हूँ, मुझे डिस्कवर करना ही पड़ेगा किसने मेरे फादर को फंसाया। रात हो जाती है, अपना चाकू लेकर इधर उधर घूम रही होती है। कहती है मैं तो अपने फादर के कातिल को ढूंढ रहूंगी और रिवेंज जल्दी ही लूंगी, और अभी लगता है बहुत टाइम हो गया कहीं मैं खो ना जाऊं। चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। सैनिकों की आवाज कानों में पड़ती है। कहते कौन है, थिएटर क्रिएटर असीशियन आ गए, असीशियन आ गए। सब उसका पीछा करने लगते हैं। चाकू वो किसी तरह जो है अपने कपड़े में छिपाती है, लेकिन सैनिक इतनी तेजी से उसके पीछे पड़े होते हैं कि वो एक जगह जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो फॉरबिडन पैलेस होता है जहाँ पर सिर्फ एम्परर रहते हैं जिनका नाम स्पेंसर होता है। वो आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और अचानक से आ जाती है वहां पर जियो को क्या लगता है ना कि ये कोई ऐसे ही होगा, तो वो मुंह पर हाथ रख देती, कहती चुप रहना प्लीज चुप रहना। कहते रहे मेरा हाथ तो छोड़ो। फॉरबिडन पैलेस के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, तो सैनिक लोग डर जाते हैं कि अंदर गए तो सर अलग हो जाएगा। उसका जेडे सबसे पहले एम्परर ही देख लेते हैं। वो चैन की सांस लेती है कि सैनिक चले गए। कहती हो सॉरी, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, देखो मैं बहुत अच्छी खासी लड़की हूँ, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। कहते हैं मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ समझे। तो उसके हाथ से वो छीन कर खाने लगती है। तुम यहाँ पर कैसे आई, इसकी वजह से तुम्हें मारा भी जा सकता है, हो कौन तुम। कहती है मैं। फिर मन में सोची तुम बस इतना गेस कर लो कि मैं इतनी रात में क्या करने आई थी। मैं तुम्हारा खाना छीनने आई थी और मैं भी गेस कर सकती हूँ कि तुम कौन हो। इनोथ हो ना, यंग इनोथ। कहते हैं क्या मैं तुम्हें ये नजर आता हूँ। कहती हाँ तुम्हारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तुम बिल्कुल सही हो, मैंने सुना है यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ इनोच ही आ सकते हैं। वैसे तुम क्या यहाँ पर इम्परर के लिए खाना बनाते हो क्या, बताओ ना। इतनी बड़ी जगह में अकेले रहते हुए डर नहीं लगता है तुमको, मैं तो होती भाग जाती। एम्परर कहते पीछे हटो। कहती मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कहते हैं ये हॉल ऑफ कल्टीवेशन है, ये सिर्फ एम्परर का पैलेस है। कहती वो तो मुझे भी पता है, बोलो ना एम्परर को क्या क्या पसंद है, तुम्हें क्यों जानना है। कहती है मुझे भी जानना है कि एम्परर को क्या पसंद है, तभी तो मैं उनके मन का सब कर पाऊंगी कि वो कैसे दिखते हैं, किस तरह के हैं। ओ प्लीज प्लीज मुझे आगे चलकर काम आएगा, क्या वो मेरी जैसी लड़की उनको पसंद आएगी। कहते हैं क्यों, कहाँ के हो तुम। कहती नॉर्दर्न डेजर्ट। कहते क्या नॉर्दर्न डेजर्ट। कहती नहीं नहीं आप तुमने गलत सुना, मैं बिसान कंट्री की हूँ। कहते अच्छा एम्परर को तुम
जैसी लड़कियाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, डिफरेंट लड़कियाँ पसंद है। कहती मुझे समझ में आ गया कि इम्पीरियल कॉन्सर्ट को कैसा बनना पड़ेगा। वेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, साथ में पैसे भी होने चाहिए। लेकिन याद रखो कि अब हम दोनों एक-दूसरे के दोस्त हैं। मैं अभी के लिए जा रही हूँ लेकिन तुमसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ूँगी। एम्परर हँस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सैनिक आ जाता है। कहता है कि इतनी देर क्यों लगा दी और उसकी तलवार निकाल लेते। कहती है क्या हुआ, कौन था यहाँ पर? कहता है कोई भी नहीं, अपने काम से काम रखो। अभी हम सिलेक्शन पैलेस का देखते हैं जहाँ पर सैनिक फिर से आते हैं। यहाँ पर सब लोग हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं लेकिन पता चलता है कि सिर्फ वहाँ पर जियो जियो ही नहीं है। कहते हैं जाओ जियो जियो को रूम से लेकर आओ। अंदर जैसे ही सारी ये सैनिक ढूंढ रहे होते हैं लेकिन जियो जियो का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। सब कहते हैं कि बताओ ना कहाँ पर है। फिर भी पीछे से बताती है कि वो तो नहीं, वो कब से गायब है। आपको तो उसके रूम में जाकर ही देख लेना चाहिए। कहते हैं हाँ सही कहा, मुझे उसके रूम में ही जाना पड़ेगा। मॉर्टनली उसको रूम की तरफ लेकर जाती है और सबसे ज्यादा हंस रही होती है सेलेना कि अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। जैसे वहां पर दरवाजे को तोड़ा जाता है पता चलता है वो खिड़की से एंट्री कर रही होती है। तलवार उसके सामने लगा दी जाती है कि कहाँ गई थी। कहती है अरे मेरा गला न काटो, पहले बात तो कर लो। इस तरह हर बार तलवार कैसे ऊपर कर देते हो। उसको हाथ पकड़ कर लाते हैं सबके सामने। कहती है कि बताओ ना कहाँ गई थी। सेशन भी पकड़ा गया था। कहती कौन सा सेशन, कैसा सेशन, प्लीज मुझे बचा लो। सेलेना कहती वाह प्रिटेंड करना बंद करो, तुम ही सेशन होगी। कहती है मैं नहीं हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तो किचन में गई थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। कहती है अब तो गई, चाकू बचाने की कोशिश कर रही थी और चाकू ही गिर के अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। सब कहते वेपन है, वेपन है। अगर इसके पास वेपन है तो मतलब यही एसेशन है। तभी सैनिक कहते हैं इसे पकड़ ले चलो, जेल में डालो। और वहां पर सेलेना कहती है कि तुम्हारा वेपन तो आज रंग के हाथों पकड़ा गया है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकती। जैसे ही सेलेना वेपन खोलती है तो उसके अंदर देखती है कि कौन है। कहती ये कैसे आया यहाँ पर। कहती है मैंने कहा ना मैं किचन में गई थी खाने के लिए। तो सेलेना उसे नीचे छोड़ देती है। कहती है मार्टनली आप इतना कम खाने को देती है कि मेरा पेट ही नहीं भरता, मुझे रात में खाना चुराने के लिए जाना पड़ा। आप भी ना ऐसा क्यों करती हैं, आप ये खाएँगी क्या? प्लीज़ खा लीजिए। सैनिक को भी देती है तो सैनिक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सारी प्रिंसेस भी गुस्सा होकर चली जाती है। कहती है मैंने तो साफ-साफ चाकू रखा था, ये यहाँ पर आया कैसे? कौन कैसे आ सकता है? कहती है लगता है उस यंग इनोज की वजह से हुआ है। सैनिक आकर इधर एम्परर को बताता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। कहते हैं क्या हुआ है गड़बड़, मुझे बताओ। कहते हैं गार्ड हर जगह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि असेसियन है यहाँ पर। कहते हैं असेसियन, अच्छी बात है। चाकू अपने हाथ में लेते हैं। कहते हैं इंटरेस्टिंग, मतलब असेसियन वो है। सैनिक कहता है ये आपके हाथ में चाकू क्या कर रहा है? आपको इस तरह चाकू लेकर नहीं घूमना चाहिए। 2 दिन में ब्राइड का सिलेक्शन है, आपको उनको देखकर सेलेक्ट करना चाहिए। कहते हैं अब तो मैं अपने आप से सेलेक्ट करूँगा। कभी भी जो है वहाँ पर मैजेस्टी किसी भी ब्राइड को चुनने नहीं गए थे, लेकिन आज वो खुद कह रहे थे कि वो पर्सनली जाएँगे। ये सुनकर थोड़ा बहुत सैनिक को भी शौक लगता है कि मैजेस्टी के दिमाग में कुछ हो गया है क्या? अभी हम इधर देखते हैं कि क्या करती है जियो जो अपना चेहरा बिल्कुल रंग लेती है। कहती है कि ये देखो मैंने अच्छा मेकअप कर लिया है। बाहर सब लोग खड़े होते हैं। कहती है कि मैंने एक यंग इनोज के बारे में सुना है कल रात जिसकी डेथ हो गई। फॉरबिडन एरिया में उसे पकड़ा गया था, सुबह उसे पीट-पीट कर मार डाला गया। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा जियो जियो डर जाती है कि बेचारा यंग इनोज मारा गया मेरी वजह से। वो उसका पोर्ट्रेट बनाती है, फिर सामने कैंडल लेकर खड़ी हो जाती है। कहती है मेरे इनोज तुम मर गए, तुम तो कितने अच्छे थे, मैं तो बस तुमसे एक बार मिली लेकिन इतनी मिजरेबल डेथ तुम्हारी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। कौन के बदले मौत, ये कैसा इंसाफ है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तभी उसके पीछे मैजेस्टी आकर हाथ रखते कहते क्या हुआ, मैं यहाँ पर हूँ। कहती क्या भूत कहीं के तुम यहाँ पर, तुम भूत हो ना, भूत हो ना। कहते अरे मैं भूत नहीं हूँ, तुम क्या सोच रही हो। वो उसको जाकर धीरे उसके गाल पर हाथ रखती। कहती तुम जिंदा हो क्या, बोलो ना तुम जिंदा हो। दोनों गाल पकड़ कर खींचने लगती। कहती अरे अरे तुम तो जिंदा हो। कह रहे हाँ जिंदा हो, दोबारा मार डालोगी क्या, मैं मरा नहीं हूँ। कहते मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कहते लेकिन वो अपने चेहरे पर ये क्या लगा कर रखा है। कहती मैं बहुत सुंदर बन गई हूँ, बहुत सुंदर। देखना आज मैजेस्टी मुझे ऐसा पसंद करेंगे, ऐसा पसंद करेंगे कि किसी को मेरे आगे देखेंगे भी नहीं। कहते हैं ये मेकअप किया है ना, इससे तो तुम्हें कुत्ते भी नहीं देखेंगे। कहती कुत्ते को देखने की क्या जरूरत है, मैंने इस 5 घंटे पूरे मेकअप में लगाए, 5 घंटे, ऊपर से तुम बोल रहे हो कि अगली हूँ। कहते हैं ठीक है चलो इसे दोबारा लगा लो। कहती नहीं लगाऊंगी, इंपीरियल कॉन्सर्ट मुझे ही चुना जाएगा, एम्परर से मुझे ही देखेंगे। अच्छा चलो ठीक है मेरे लिए कर लो, इम्पीरियल कॉन्सर्ट तो मैं ही चुनूंगा। कहती है कि क्या सच में तुम चुनोगे। कहता है हाँ तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। कहती है हाँ मुझे पता है, तुम एम्परर के करीब हो तो मेरा ही सिलेक्शन होगा।
पर वहाँ से जाने लगता है, कहती है रुक जाओ ना, प्लीज़ रुक जाओ। कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी, उसकी वज़ह से तुम जो कहोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें ग्रीट करती हूँ। कहता है ये चाकू ना, ये बताओ तुमने क्या किया? तुम एम्परर को मारने के लिए आई थी क्या? क्या जिनबेई की डॉटर हो क्या? कहती चुप बैठो, भला मैं जिनबेई की डॉटर कैसे होंगी? मैं तो इतना जानती भी नहीं हूँ उधर। अलग ही कंट्री से आई हूँ ना, लेकिन वहाँ पर जाने की मेरी तमन्ना है। मैं इम्पीरियल कॉन्सर्ट बन जाऊँगी ना तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। लोगों से मिलने, भले ही कितनी ही जगह खतरनाक हो। कहते हैं मैजेस्टी लेकिन सच में वो जगह खतरनाक है? कहती किसने कहा? मेरे साथ चलना, तो क्या पता वो जगह बहुत अच्छी हो। कहते ठीक है ये सब चीज़ें बाद में करना। कहती सुनो, मैं एम्परर को बहुत ही एडमायर करती हूँ, बहुत ही एडमायर। प्लीज़ मैं उनके सामने कोई भी डर लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। कहती ठीक है ये अपना चाकू ले लो। हाँ, दोबारा एसेशन बनने की कोशिश मत करना। कहती मैं एसेशन नहीं हूँ, कितनी बार कहा है। कहते फिर चलो ठीक है। अभी इम्पीरियल कॉन्सर्ट बनने का काफ़ी टाइम था, तो वो मेकअप करने, चलने, फिरने, पढ़ने, हर चीज़ की तैयारी करनी थी उसको। तो यहाँ पर एम्परर उसको हर चीज़ सिखाने के लिए कहते हैं कि चलना कैसे है, बुक अपने हाथ में लो। कहती तुम तो ऐसे सिखा रहे हो जैसे मेरे टीचर बन गए हो, मैं नहीं सीखूंगी। कहते सीखना तो पड़ेगा। कहते चलो सबसे पहले तुम्हारा मेकअप करता हूँ। मैजेस्टी वहाँ पर उसका मेकअप करते, कहते डन, आप तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जैसे सफ़ेद चूना लगाया जाता है ना, वैसे लगा दिया था। कहती क्या सच में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ? कहते हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो। ये प्रीशियस पाउडर है जो सिर्फ़ एम्परर को पसंद है। कहती कि तब तो ठीक है। फिर कहती इतनी प्रीशियस चीज़ तुम्हें कहाँ से मिली? अगर ये एम्परर को पसंद है, उन्हें पता चल गया कि तुमने चुराया और मुझे लगा दिया, तो इसके बदले में आपको सज़ा मिलेगी। मैजेस्टी कहते तुम्हें कैसे पता कि इनोच और मैजेस्टी अलग हैं? क्या पता दोनों एक ही हों? कहती देख के तो नहीं लगता है कि एक ही हैं। उनकी चाल, उनकी ढाल में बहुत अंतर होगा और तुम्हारी चाल-ढाल में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कहते हाँ तुम सही हो एकदम। मेकअप बेटर करते करते फाइनली आ जाती और आज फर्स्ट राउंड था। कहती मैंने पर्ल पाउडर लगाया है। सब सेलेना चू के जो है सिलेक्शन के लिए आए थे, सारे मिनिस्टर मिले हुए थे क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ वॉर की बेटी थी। सब कहते हम लोग उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे और उन्हीं की बेटी को चुनेंगे। जो भी फर्स्ट रैंकिंग हासिल करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इसी तरह 3-4 राउंड होंगे। तो पता चलता है कि एम्परर के फेवरेट यूनाच आ रहे हैं। वहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं यहाँ पर आज रिव्यू करूंगा। सबसे ज़्यादा खुश तो जियो जियो होती है कि फाइनली आज मेरा सिलेक्शन होकर ही रहेगा। पता चलता है कि इनोच एम्परर के काफ़ी करीब थे, उनको अलग हटाकर आज एम्परर खुद वहाँ पर आए थे। कहते नहीं, मैं अपनी तरफ से जाऊँगा और ब्राइड का सिलेक्शन खुद करूँगा। सब कहते ये तो नया लग रहा है कि अगर ये वहाँ से आया है तो मतलब हम लोगों को अब ये वार्निंग की तरह है कि एक भी अगर गलती हुई तो मैजेस्टी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो स्टिक सामने रखी होती है और सबको देने के लिए कहा जाता है कि जो प्रिंसेस आपको सबसे सुंदर लगे उसके में उतनी बैम्बू स्टिक डालते जाओ। सबसे ज़्यादा तो पड़ जाती है जियो जियो के में, क्योंकि एम्परर सारे उसी में डाल देते हैं। सेलेना इस बात से गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये इनोच आया कहाँ से और सारी स्टिक इसके में क्यों डाल दी। अब पीछे जो मंत्री होते हैं वो सब डर रहे होते हैं कि इस इनोस ने सारी स्टिक डाल दी है जियो जियो में, अगर मैं अलग डालूंगा तो मैजेस्टी हम लोगों से निराश हो जाएंगे। अब किया क्या जाए, क्योंकि जो पहले इनोस ने किया तो सब अब वही कर रहे थे। एक दो उसमें डाल रहे थे, बाकी सब उसमें डाल रहे थे। वो फर्स्ट प्लेस पर जो भी आया था उसकी घोषणा की जा रही थी, वो थी जियो जियो लिंक। यहाँ पर सबसे ज्यादा नाराज हो जाती है सेलेना चू कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है जो ये फर्स्ट आ गई और मैं सेकंड। वो बहुत नाराज होती है। यहाँ पर इनोस बहुत खुश होते हैं कि चलो तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया, फेयर सिलेक्शन था। नेक्स्ट राउंड में जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। कि सेलेना जो पहुंच जाती है, कहती है कि बताओ ये जियो जियो लिंक का सिलेक्शन कैसे हुआ। कहते हैं मिस चू माफ करिएगा, लेकिन इनोस सू जो है वो मैजेस्टिक के काफी खास है। अगर हम लोग उनका दिल दुखा देते ना तो मैं सच बता रहा हूँ कि हम लोगों का कुछ भी भला नहीं होता। कहती है अरे मैं भी तो मिनिस्टर ऑफ वॉर की बेटी हूँ। कहते अरे चिंता क्यों कर रही हो, नेक्स्ट राउंड है, अभी आप वहाँ पर जो है नंबर 1 आ सकती है। वैसे भी वो किसी भी तरीके से खास नहीं है। तब यहाँ पर मंत्री कहते हैं और उसके गले में जो जेडर पेंडेंट है वो जनरल जनबई का लगता है, क्योंकि उस पे एक चील का निशान है। कहते हैं क्या सच में? आप तो यहाँ पर सेलेना चू के पास अच्छा रास्ता था कि वो फंसा सकती थी जियो जियो को और सबके सामने उसे पकड़वा सकती थी। कहते उस पैटर्न पर ध्यान दो। कहते देखा तो मैंने भी है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि वो जनरल ऑफ जनबई की बेटी हो सकती है। फिर हम जियो जियो को देखते हैं जो इनोज को पकड़ कर लाती है और बहुत ऐसे मार देती। कहती माफ करना मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन तुम तो सच में जेंटलमैन हो। कहते हैं मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हारी मदद की है। कहती है कि जब मैं फ्यूचर कॉन्सर्ट बन जाऊंगी ना मैं तुम्हें बहुत आगे भेजूंगी। कहते अभी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, तुम इतना क्यों आगे भाग रही हो। कहती फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ तो सेकंड भी होगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे ये सारी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। कहते हैं लेकिन कुछ दिन पहले एसेशन का पता चला था, उसका क्या? एम्परर के पास पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। कहती मैं जानती हूँ ये बहुत ही डेंजरस है, लेकिन
मुझे तब भी अपने लिए तो काम करना पड़ेगा। कहती ये बताओ शेषन को जानती हो? बताओ तुम उसे कैसे जानती हो? कहती मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। पीछे मुड़ते तो दोनों बहुत करीब होते हैं। कहती कुछ नहीं, देखो मेरे से दूर हटो, वैसे भी मैं कॉन्कुबाइन बनने वाली हूँ और एम्पर से शादी करने वाली हूँ, तो मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। वैसे मैं कभी भी मैजेस्टी से नहीं मिली हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो कैसे होंगे। कहते ठीक है, नेक्स्ट राउंड का इंतजार करो, एक ना एक दिन तो तुम उनसे मिल ही लोगी। कहती हाँ, मिल तो लूंगी, बस मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। कहते जाओ पोयम याद करो। कहती पोयम, लेकिन मैं कैसे याद करूंगी? वो जाने लगते तो वो हाथ पकड़कर बड़े तेज से खींच लेती है इनोज का। कहती माफ करना, मैंने फिर से तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। कहते 7 दिन है, 7 दिनों में तुम्हें पूरी तैयारी करनी है। कहती यंग इनोज, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर से खुद तेज मारती है। कहती मैं तुम्हें रिवॉर्ड अच्छा दूंगी। अभी पीछे से तब तक सेलेना आ जाती है सारे मंत्रियों को लेकर। कहती तुम दोनों एक साथ, थिएटर की बेटी के साथ इनोज, तुम दोनों आपस में मिले हो क्या? इनोज सो भी आए होते। कहती मेजेस्टी आप यहाँ पर? कहती क्या तुम मैजिस्ट्री हो क्या? तुरंत ही वो इनोज को इशारा करते हैं। कहती अरे नहीं है, अटेंडेंट है, न्यू एम्परर, न्यू इनोज है। इनोज कहते और तुम कौन हो जो यहाँ पर ज्यादा बोल रही हो? मिनिस्टर ऑफ वॉर की बेटी हो। कहते परमिशन मिल गया तुम्हें यहाँ पर आने का? ये याद रखो, अगर यहाँ पर ज्यादा बकबक किया तो मैजिस्ट्री तुम्हें खुद पनिश करेंगे। कहती मैं यहाँ पर एक खास रीजन की वजह से आई हूँ, मैजिस्ट्री का ही भला कर रही हूँ, उससे मुझे मैजिस्ट्री कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। आज की जो भी वोटिंग हुई है वो सिर्फ तुम्हारे कहने पर हुई है, क्योंकि तुमने जियो का साथ दिया। तुम एक तरफा फैसला ले रहे हो। हाँ, जियो इतनी भी अच्छी नहीं है। कहते हैं कि क्या पता मैजेस्टी उसके लिए एडमायर करते हो, मैजेस्टी उसे से ही प्यार करते हो। तुम कौन होती हो जज करने वाली? कहती है मैं जज नहीं हूँ, लेकिन मुझे ट्रस्ट है कि ये सब एक तरफा फैसला हुआ है। कहती है कि सुनो ये बात, बाकी सब बातें पीछे छोड़ो, ये थिएटर की बेटी है। ये थी क्या थिएटर की बेटी? कहते हाँ, इसके गले में जो नेकलेस है वो थिएटर जैन भाई का है। कहती हाँ, तुम्हें बड़ा पता है, जलन हो रही है ना कि आज तुम चुनी नहीं गई, इसी वजह से मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ गई। सेलेना कहती कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुमने जो जेडे पेंडेंट पहन रखा है ना, इससे साफ पता चलता है कि तुम किसकी बेटी हो। चलो जेडे पेंडेंट दिखाओ, इस पर जो ईगल पैटर्न है, इससे पता चल जाएगा कि तुम जनरल जैन भाई की बेटी हो। कहती है कि तुम्हें कैसे पता? मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? कहती है मैं तुम्हें एक्सपोज कर रही हूँ। यदि एक्सपोज नहीं कर रही हो, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तब भी यहाँ पर 4 लोगों को आकर खड़ा कर दिया ताकि मैं नोबल कॉन्सर्ट ना बन पाऊँ। जनरल सो कहते हैं मैं इस तरह मैजेस्टी की रक्षा में भी लापरवाही नहीं कर सकता। अगर ये जिनबई की बेटी है तो ये थिएटर है, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुरंत ही सिलेना वो लॉकेट को छीन लेती है। कहती ये पेटेंट जो है यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। बार-बार वहाँ पर जियो छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सेलेना दिखा देती है। उस पर जो पैटर्न बना होता है उसे जो है नोत्सु देख रहे होते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि देखो अगर ये गलत निकला ना तो तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी सबके सामने। यहाँ पर नोत्सु कहते हैं कि मैंने इसको साफ-साफ देख लिया, ये जेडे पेंडेंट असली नहीं है। कहती है कि फिर से देखो ये असली है या नहीं है। उस पर ईगल पैटर्न नजर तो आ रहा था, लेकिन वो असली नहीं लग रहा था, मतलब वो नकली लग रहा था। सेलेना कहती है कि तुम आज मरोगी यहाँ पर। जैसे ही इनोसो फिर से देखते कहते हैं ये थिएटर का नहीं, ये ईगल का नहीं, ये सिर्फ एक पंछी का सिर्फ पैटर्न है। कहती तुमने जेडे बदल दिया ना? कहती भला मैं जेडे क्यों बदलूंगी, इसे तो मैं बस ऐसे ही पहनती हूँ। कहती याद रखो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत भी जुटाऊंगी और तुम्हें यहाँ पर मार कर भी भगाऊंगी। इनोज कहते हैं ये क्यों कर रही हो इतना? बार बार वो इनोज से कह रही थी और तुम याद रखो एक लड़की के साथ जो प्रेम प्रसंग तुम्हारा चल रहा है ना, इसका भी मैं खुलासा करूंगी और मैजिस्ट्री को बताऊंगी, जिसकी वजह से तुम मारे जाओगे। कहती क्यों, मैं ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हें जलन हो रही है? फिर सेलेना कहती है कि इसको पकड़ लो, इस इनोज को भी पकड़ लो। सामने जाकर खड़ी हो जाती है जियो की खबरदार कर मेरे दोस्त के आसपास भी कोई आया। मैजिस्ट्री कहते हैं तुम पीछे हटो, मैं बात कर लूंगा। मैजिस्ट्री अभी बहुत परेशान है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया और तुमने आज यहाँ पर जो कुछ भी किया है जानबूझकर जो है मजिस्ट्रेट की बेटी को फंसाने की कोशिश की है, तो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। ये थी ऐसा क्या है तुम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ये इनोज तुम्हें पसंद कर रहा है? इसलिए कहते हैं यहाँ पर इम्परर सिर्फ जियो को लाइक करते हैं, इसी वजह से उन्होंने एक बहुत महंगी चीज जियो के लिए भिजवाई है, ये ब्रेसलेट। कहते हैं ये तो इम्प्रेस डाउनगर का है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल है, ये क्या सच में जियो पहनेगी? कहते हैं हाँ, क्यों पहन नहीं सकती हो? क्या सच में मुझे इम्प्रेस डाउनगर ने दिया है, मैं इसे पहन भी सकती हूँ, ये एक रिवॉर्ड की तरह है। याद रखो कि अगर मैंने अपनी चीज का फायदा उठाया ना तो सेलेना तुम यहाँ से चली जाओगी। सेलेना मन में सोचती है कि अभी मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, मौका आते ही मैं इसे रास्ते से हटा दूंगी। अभी के लिए तो इसके पक्ष में फैसला है, तो मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो वहां से जाने लगती है तो उस पर मैजेस्टी कहते हैं रुक जाओ, तुमने इतने लोगों के बीच में झूठ बोला और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, इसकी वजह से तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तुम बिना माफी मांगने गई ना तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जियो
कहती रहने दो उसे, जाने दो। कहते नहीं, जब तक ये माफ़ी नहीं माँग लेती तब तक ये नहीं जाएगी। कहती मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी, मैं एक प्रिंसेस हूँ, नोबल प्रिंसेस। कहते माफ़ी तो माँगनी ही पड़ेगी, वरना एम्परर को बता दूँगा। इनोसु कहते प्लीज़ माफ़ी माँग लो। कहती आई एम सो सॉरी। कहती तेज़ से बोलो। कहती सॉरी। के वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। कहते हैं कि आज के बाद से अगर किसी ने भी जियोजियोलिंग को परेशान किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सब वहाँ से चले जाती। कहती वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो सच में मैजेस्टी के खास पर्सन लगते हो। कहते और तुम्हारे लिए कितना खास हूँ। उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहती नॉनसेंस बातें मत करो। कहते क्यों नॉनसेंस बातें नहीं, तुम्हारे इस पर जो जेडे पैटर्न पैटर्न बना है वो नॉर्दर्न से ही बिलोंग करता है और ये जेडे पेंडेंट भी वहीं का है। मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करता हूँ तो तुम मुझ पर भी ट्रस्ट कर सकती हो। बताओ ना कि तुम कौन हो। कहती मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना यहाँ पर सिर्फ नोबल कॉन्सर्ट बनने आई हूँ। ये तो क्रेन का पैटर्न है। क्रेन मतलब क्राउड। कहती अच्छा। उसका हाथ पकड़ने चलते तो वो हाथ छोड़ देती है। कहती है कि वैसे इनोसु सच में आप इतनी स्पेशल है मैजेस्टी के लिए। कहते हैं हाँ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कहती है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ खड़े रहना। मन में सोचती है कि 30 सालों के मेरे फादर की मेहनत ऐसे बर्बाद हो गई, मैं अपने फादर का पता लेकर ही रहूंगी। कहते हैं कि अच्छा ये बताओ इनोस, तुम्हें लगता है कि जो जिनभाई है वो एक थिएटर है। कहते हैं मैं इसमें क्या बोलूं, उन्होंने ट्रबल क्रिएट की, इसी वजह से उन्हें सजा दी गई। उन्होंने कोई सबूत भी पेश नहीं किया तो उन्हें तो मैजेस्टी थिएटर ही समझेंगे ना, इसमें मैजेस्टी की क्या गलती है। कि मैजेस्टी उसको ब्रेसलेट पहना देते। कहते इसे पहन लो। कहती नहीं, वो ये बहुत ही महंगी चीज है, मैं इसे नहीं पहनूंगी। कहते अरे पहन लो इम्परर की तरफ से। कहती नहीं भी। उसके सर पर मारते। कहते रात में मिलेंगे उसी जगह पर। यहाँ पर जियो जो निकलती। कहती थैंक गॉड मैंने सही टाइम पे बदल दिया था। तभी सेलेना आ जाती है। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है आज जीत गई हो तो तुमने मुझे पीछे कर दिया, तुम किसी सर्वेंट से कम नहीं हो। अगर तुम उस जिनबई की बेटी हो ना तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। वैसे प्रिटेंड कब तक करोगी, आज नहीं तो कल तुम्हें पकड़ा ही जाएगा। मजिस्ट्रेट की डॉटर हो ना, मजिस्ट्रेट को भी बुलाया जाएगा, मैं हर एक चीज पता करवा कर रहूंगी। तब यहाँ पर जियो कहती है डरने की भी एक हद होती है। कहती ओ रियलिटी से दूर मत भागो, अगर सच्चाई सामने आ गई ना तो मैं तुम्हें कुत्तों के सामने डालूंगी काटने के लिए। उंगली आगे करते तो जियो जो उसकी उंगली पकड़ लेती। कहती है कि उतना बोलो जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। तुरंत ही वहां पर मॉर्टन लिया जाती है तो सेलेना नाटक करने लगती है कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। तो मॉर्टन ली कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नील डाउन होकर रहना पड़ेगा। कहती प्रोवोक किसने किया था, मैंने नहीं। मॉर्टन ली कहती है किसी ने भी प्रोवोक किया हो, अगर सिलेक्शन में रहना चाहती हो तो नील डाउन होना पड़ेगा यहीं पर, रात भर दिन भर, जब तक मैं ना कहूँ तब तक नहीं उठना है। सेलेना कहती देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सब मेरे कहने से ही होगा। मॉर्टन ली तुरंत ही सेलेना चो को लेकर वहां से चली जाती है। कहती मैंने कुछ किया भी नहीं, इतनी धूप, अभी रात भी हो जाएगी, उसमें भी मुझे ठंड लगेगी। रात हो जाती है, वो सो रही होती है। एम्परर आ जाते हैं, उसके बहुत करीब होते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसे समझ ही नहीं आता। कहती अरे तुम यहाँ पर। कहते कितनी देर से हो यहाँ पर, चलो अब खड़ी हो जाओ। कहते अरे नहीं खड़ी हो सकती, अगर मैं खड़ी हो गई ना तो मेरी सजा दुगनी हो जाएगी। कहते अरे इम्परर ने कहा है कि तुम नील डाउन से अब उठ जाओ। कहती है प्लीज मुझे उठा लो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ पर आ गए, यहाँ पे सिर्फ लड़कियां अलाउड है, इनोज भी अलाउड नहीं है। कहते हैं लेकिन मैं तो हर जगह अलाउड हो। कहती है तुम हो कौन जो हर जगह अलाउड हो। तब इम्परर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है तुम उठ जाओ। कहती है लेकिन सजा मिली तो। कहते नहीं मिलेगी, मैंने कहा ना नहीं मिलेगी। उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। दोनों चुपके चुपके जा रहे होते। कहती कोई भी पकड़ ना पाए हम लोगों को। लेकर भाग रही होती। कहती है अरे डर डर कर क्यों भाग रहे, हम लोग ऐसे भी तो चल सकते हैं ना। कहती है तुम्हें डर नहीं लगता होगा लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, पकड़े गए ना मैजिस्ट्री तो जान से मारे देंगे, और मैं तुम्हारे साथ जो घूम रही हूँ उसका क्या। कहते क्या मतलब। तुरंत ही उसको उठाती है और लेकर चली जाती है बादलों के बीच में। कहते तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। कहती क्या मुझे मार्शल आर्ट आती है क्या। वो छोड़ देती है। नीचे गिरते हैं मैजेस्टी, वो उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। कहती है माफ करना मुझे, सच में मुझे माफ करना, चोट लग गई क्या। कहते हैं ऊपर से गिरने की क्या जरूरत थी, मजिस्ट्रेट की डॉटर हो लेकिन तुम्हारी स्किल काफी डेंजरस है, ये बताओ कि तुम कौन हो। कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया, मुझे तो सच में कुछ नहीं आता है। कहते हैं बस करो नाटक, बोलो मुझे सिखाओ चलकर। वहां पर वो उसे लेकर जाता है। कहते हैं देखो तुम्हें पोस्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये जितार बजाने की। कहते कैसे बजाया जाएगा, वो बजा रही होती। कहते अरे ऐसे नहीं, ऐसे बजाओगे तो कोई भी भाग जाएगा। वहां पर वो उसे सिखाने लगते हैं। धीरे धीरे एक की के बारे में बताते हैं और कहते हैं अपने पैरों को समेट कर रखो, पोस्चर अगर सही से नहीं बनाओगे तो टोन भी नहीं आएगी और तुम्हारे हाथ भी नहीं चलेंगे। कहते हैं ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी,
सिंपल से ब्राइड का सिलेक्शन कर लो, काम खत्म। इन सब चीज़ों का ज़िंदगी में क्या यूज़? कहते हैं अरे बहुत यूज़ है। तुम बजाओ तो वो बस एकदम अजीब तरीके से बजा रही थी पागलों की तरह से। मैजेस्टी के पसीने छूट जाते, कान ऊपर से खराब हो जाते। कहते बस करो। कहती मैं तो सीख रही हूँ। वहाँ पर सेकंड डे आ जाता है सीखने का। कहते हैं अगर तुमने नहीं सीखा ना तो बहुत बुरा होगा। लिखने की प्रैक्टिस करो। वो लिख रही होती है और इतना बढ़िया लिखती है ना कि मैजेस्टी के होश उड़ जाते। कहते ये क्या है भला? कहती वही जो बहुत अच्छा है, मैंने अच्छा लिखा ना। जी कहते हाँ इतना अच्छा कि कोई देखकर इसे वॉमिटिंग कर दे। कहती तो फिर क्या, इतना अच्छा लिखने के बाद भी मैंने तुम इतनी मेरी बुराई कर रहे हो। कहते हैं कि अच्छा लिखो, सुंदर लिखो, ताकि हर कोई तुम्हारी तारीफ करे। बस कुछ दिन बचे हैं, धीरे धीरे सिलेक्शन का भी टाइम आ जाता है। मैजेस्टी उधर से आ जाते हैं। कहते हैं मेरी आइडेंटिटी आज छुपी रहेगी, किसी के सामने भी मेरी आइडेंटिटी ओपन मत करना। आती है और फिर से जियो जियो को धक्का मार देती है। पता चलता है कि आज जियो जियो को हटाने का पूरा प्लान बन चुका था। जो है सेलेना का कहती है कि आज तो मैं ही जीतूंगी, देखती हूँ तुम्हें कौन आगे ला सकता है। धीरे धीरे मंत्री इनो सब आ चुके होते हैं। जो जो हंस रही होती है। यहाँ पर मैजिस्ट्री इशारा करते हैं तो जियो की तरफ। अब सिलेक्शन के स्टार्ट होता है। कहते हैं सबसे पहले जितने भी लोग हैं जितार बजाएंगे और जो बेकार बजाएगा तुरंत ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक एक करके सारी प्रिंसेस जाती हैं। अब होती है सेलेना की बारी। वो बहुत ही अच्छा जितार बजाती है, लेकिन अभी अपना दिल थाम कर जाती है। उसने इस 7 दिनों में जो भी सीखा था वो अपना 100% देने वाली थी। मन में सोचती है सेलेना कि आज तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आंखें बंद करती है और पूरे टाइम बस मैजेस्टी को याद करती है कि कैसे मैजेस्टी उसका इतना साथ दिए, इतना उसके लिए जो है प्रैक्टिस की वो बजा रही होती है। सब पीछे से उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि 5 साल के बच्चे भी इससे अच्छा बजा लेते हैं, ये क्या बजा रही है भला। वो वहां से चली जाती है। सिलेक्शन करने वालों ने अपने नंबर दे दिए थे। पता चलता है सेकेंड प्लेस आया है जियो जियो का, फर्स्ट प्लेस आया है सिर्फ। कहते हैं सेकंड कैसे आ सकता है इसका, जो इसने बजाया वो इतना बेकार था। सारे मंत्री कहते हैं उसने जो धुन बजाई वो मैजेस्टी की फेवरेट थी, इसी वजह से मैजेस्टी की फेवरेट चीज़ों को ध्यान में उसने रखा है, उसे सेकंड प्लेस दिया गया है। बजाने को कोई कुछ भी बजा दे, बट इम्परर को ही पसंद ना आए तो किस काम का। अब यहाँ पर वो फिर से गुस्सा हो जाती है कि आखिर इसके पास म्यूजिकल स्किल आई कहाँ से, तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर मंत्री कहते हैं मुंह बंद करके रखो। वहाँ पर लिखने की बारी थी, वो लिखती है। उसने बहुत अच्छा लिखा होता है। कहती देखो अब तुम कैसे हारोगी। जाती है अपना, कहती है कि मुझे बहुत सारे पेपर चाहिए। कहते हैं कि किस लिए तुम्हें पेपर चाहिए। कहती है मुझे चाहिए तो चाहिए। उड़ उड़ कर हर एक चीज लिखने लगती है। कहती है ये क्या लिख रही है भला। इतने बड़ा ब्रश मंगाती है और घूम घूम कर लिखती है। जैसे ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि उसने अपने शब्द आर्मी के लिए समर्पित किए थे। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ये कंपटीशन में पूरी तरीके से जियो जियो ही जीतती है। कहती है सेलेना तुम नहीं जीत सकते हो, तुमने आखिर इसमें लिखा क्या है। कहते हैं कि इसने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। सेलेना फिर से कहती है थिएटर की बेटी का यहाँ पर जीतना सही नहीं है, आगे चलकर ये हम लोगों के लिए खतरा होगी। आप लोग बिना जाने समझे कैसे फैसला ले सकते हैं कि जियो जियो को आप फर्स्ट पोजीशन दे देंगे। यहाँ पर सेलेना ने जो है जियो जियो के बचपन के प्यार को बुला लिया था, जिसका नाम स्टीवन होता। मीन्स मैजेस्टी का दिल टूट जाता है कि सच में इसका बचपन का कोई स्वीट हार्ट भी है। सेलेना बताओ बताओ ये कौन है। कहती है ये मैजिस्ट्रेट की बेटी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ये यहाँ पर बस छुप कर आई है। क्या मतलब, तुम मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, तुमने कभी उससे मिला भी है, तुम्हारे इंटेंशन ही खराब है। सेलेना कहती है तुम बच नहीं सकती हो। वो दूसरा सबूत पेश करती है जिसमें लिखा होता है कि सच में ये बिसान कंट्री की बेटी नहीं है। जो जो कहती है तुम कितना भी जाल बिछाने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। इनोज कहते हैं कि मैं इस एविडेंस को कैसे मान लूं, वो भी एक स्वीट हार्ट को, किसी को भी ये ला सकती है इसे फंसाने के लिए। और सेलेना तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में किसी मैटर में जाकर उसे फंसा सकती हो। कहती है मैं फंसा नहीं सकती हूँ, मैं इम्परर को उसे बचा रही हूँ, क्योंकि इम्परर से तो सबको डर लगता होगा ना। मैं सिर्फ एक क्वीन बनना चाहती हूँ और कोई भी नहीं। और इस जियो जियो को तो यहाँ से मैं निकाल ही फेंकूंगी। जो मैजिस्ट्रेट की बेटी है उसके कंधे पर एक निशान बना था और इसके कंधे पर कोई भी निशान नहीं होगा, आप इसे देख सकते हैं। कहती क्या मतलब, कैसा निशान। कहती क्योंकि ये एक चोर है और मैं ये देख कर ही रहूंगी। तुरंत ही वो उसका कंधा खोल देती है। कहती देखा कोई भी निशान नहीं है, मतलब तुम जियो जियो नहीं हो, तुम फेक हो। उसका इस तरह कपड़ा खोला, ये चीज कैसे बर्दाश्त की जा सकती थी। जियो जियो को गुस्सा आ जाता है। कहती है मुझे माफ करिएगा, लेकिन अगर सच में ये स्वीट हार्ट है वो जियो जियो का, ये जियो जियो के कपड़े खोलकर देखता था कि उसका निशान कहाँ पर है। स्टीवन बोलता है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहती है मैं फंसा नहीं रही हूँ स्टीवन, तुम मुझे बताओ तो क्या तुम मेरा कपड़ा खोलकर देखते थे कि कहाँ पर निशान है कहाँ पर नहीं निशान है। कहते मैंने कभी नहीं देखा कि निशान है या नहीं है। तो कहती कैसे इल्जाम लगाया तुमने। कहते मैंने सुना है। कहती सुनी बातों पर तुम क्या मेरे ऊपर इल्जाम लगा दोगे।
तुरंत ही जियो जियो आगे खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे क्लियरिटी चाहिए। अगर ये इंसान यहाँ पर धोखेबाज और सेलेना मुझे फँसा रही है, तो इन दोनों को ही सज़ा देनी चाहिए। इसने सबके सामने मेरा कपड़ा खोलने की कोशिश की है। और सेलेना तुम जानबूझकर इसको यहाँ से लेकर आई हो ना। तुरंत ही स्टीवन सेलेना के पैर पकड़ लेता है कि प्लीज मुझे बचा लो प्रिंसेस, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से यहाँ पर आया था। इनोज कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पर कपड़ा खोल दिया। कहते हैं अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहते मेरा एग्जाम है, प्लीज सेलेना प्रिंसेस मुझे बचा लीजिए। वो तुरंत ही पैर मार देती है, उसे नीचे खींच से गिरा देती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। कहते तुम ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। कहती नॉनसेंस बातें मत करो, वरना तुम्हें मैं मार डालूंगी। जियो-जियो कहती है कितना मुझे फँसाने की कोशिश करोगी? देखो तुमने इस बेचारे को भी यहाँ पर लाकर फँसा दिया। मैजेस्टी वहाँ पर इशारा करते हैं कि इसको बाहर भगा कर आओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। सेलेना भी गुस्सा होती है और जियो-जियो भी कि तुम कितनी भी ट्रिक खेलो लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाओगी। सेलेना फिर से जियो-जियो का रास्ता रोक लेती है कि ये मत समझो कि तुम बच गई हो। इतना याद रखो कि तुम्हें दोबारा मारा जाएगा। लेकिन वो खुश हो जाती है और इनोस से कहती है वहीं पर आकर मिलना। दोनों ड्रिंक करते हैं, खूब ज़्यादा ड्रिंक। कहती है कि मुझे तो लगता है मैं ये भी राउंड जीत गई हूँ। लेकिन आखिर ये सेलेना मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मेरे सक्सेस के बीच में आ रही है, मैं इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करूँगी। कहते हैं अरे रुक जाओ, इतना क्यों पी रही हो? मन में सोचती है कि भला इस इनोज के लिए मेरे मन में फीलिंग कैसे आ रही है। ये तो मेरा हस्बैंड भी कभी नहीं बन सकता। एम्परर कहते हैं अच्छा ये बताओ, तुम्हें सच में मैजेस्टी से शादी करनी है क्या? तुम दोनों साथ में रह सकते हो, जिनसे तुम कभी मिले भी नहीं। कहती है कि हाँ, इम्प्रेस बन गए तो मेरा तुमसे नहीं मिलना हो पाएगा। इसी वजह से तुम अपने रास्ते रहोगे, मैं अपने रास्ते रहूँगी। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो। पर वो उसे सिखाने लगती है कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी के हाथ में चोट लग जाती है। कहती चोट लग गई। तब यहाँ पर सैनिक आ जाता है, कहते हैं मैजेस्टी आप यहाँ पर। कहते हैं कौन मैजेस्टी, कैसे मैजेस्टी? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, यहाँ पर कोई मैजेस्टी नहीं है। मैजेस्टी तो इलनेस की वजह से आराम कर रहे हैं। इस पर सैनिक कहता है क्या मतलब? वो तुरंत ही जाती है, कहती है गार्डियन बताओ ना मैजेस्टी कहाँ पर है? एम्परर कैसे दिखते हैं? हमेशा बिंजी से ही मिलती रहती हूँ, इनोज मुझे बताते रहते पीछे से। मैजेस्टी इशारा कर रहे थे मेरे बारे में कुछ मत बताना। यहाँ पर लॉर्ड यून बोलते हैं कि देखो मैं एम्परर के बारे में नहीं बता सकता, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। कहते क्या सच में लॉर्ड इतने डरावने हैं? वो उसके हाथ पर दर्द हो रहा होता। कहती हो दर्द हो रहा, फूंक मारने लगती है और कपड़ा हाथ में बांध देती है। कहती है ये ऐसी हरकतें मत किया करो ना। फिर से दोनों सामने आ जाते हैं। कहती है मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। देखो मैं कुछ ज्यादा ही करीब आ रही हूँ, मेरा दिल धड़कने लग रहा है, मेरे साथ लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैजेस्टी कहते हैं दिल तो धड़कना ही है ना, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई है, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। वापस आकर खा रही होती है और रोने लगती है। कहती है कि देखो इनोज और मैं दोनों एक दो साथ कितने गंदे लग रहे हैं। फिर दोनों को जोड़ देती है, अच्छे भी तो लग रहे हैं ना साथ में। ये पर्सनैलिटी थोड़ी गड़बड़ है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट है, लेकिन क्या प्यार में मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं चुन सकती? मैं सोने जा रही हूँ वरना पागल हो जाऊंगी। इधर हम एम्परर को देखते हैं, वो भी ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे। वहाँ पर नाइन्थ प्रिंस आ जाते हैं काल्विन। कहते हैं ब्रदर मैंने सुना है उस लड़की से आप बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं क्यों? तो मैं क्या मतलब है? कहते हैं गार्डियन मुझे सब कुछ बता रहे थे कि आप दोनों के प्यार की बातें बहुत दूर दूर तक जा रही हैं। आपने लड़की चुन ली तो अच्छा है, कब तक अकेले रहेंगे? मैंने सुना है वो डॉटर ऑफ जिनबेई की बेटी है। कहते हैं हाँ मुझे भी पता है कि वो डॉटर ऑफ जिनबेई की बेटी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक इन सब बातों को छिपाती है। नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर सेलेना कहती है कि आज तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगी, क्योंकि आज मुझे ही चुना जाएगा, क्योंकि मैं मिनिस्टर ऑफ वॉर की बेटी हूँ। मॉर्टनली कहती हाँ सही कहा, तुम ही अच्छी हो और तुम ही चुनी जाओगे। तो सेलेना जियो जियो का गला पकड़ लेती है, तो उसका हाथ पकड़कर पीछे कर देती है। कहती इंतजार करो कि किसको चुना जाएगा। मेजेस्टी आने वाले हैं, वहां पर इनोज आ जाते हैं। आप मेजेस्टी हैं क्या? वहां पर वो सामने इनोज खड़े होते, कहते अरे मैं नहीं, पीछे हैं। नाइन्थ प्लेस को आगे कर देते हैं कि ये मेजेस्टी। कहते हैं हाँ 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 मैं ही मेजेस्टी हूँ, मैं ही मेजेस्टी हूँ। सारे मंत्री कह रहे होते हैं पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है, मेजेस्टी सामने क्यों नहीं आते, नाइन्थ प्रिंस को क्यों आगे कर दिया है। वहाँ पर सब लोग बैठ जाते हैं। अब तो जियो जियो का दिल घबराने लगता है कि ये सो कॉल्ड एम्परर कितने बेकार लग रहे हैं। इससे अच्छे तो ये इनोच है, हैंडसम है, देखने में बढ़िया लग रहा है। मेरा तो इसी के साथ जमेगा, मैं मैजेस्टी से शादी नहीं कर सकती। वहाँ पर अब जो है सेलेना के बारे में सारी अच्छी चीजें बताई जाती हैं कि ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही समझदार है। जियो जियो के बारे में बताया जाता है कि बस ये अपीयरेंस से ठीक है, बाकी इसका कुछ भी अच्छा नहीं है। सेलेना तो बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस को भी गुस्सा आ रहा होता है कि एक तरफा फैसला कैसे लिया जा सकता है। सब कहते हैं हाँ हाँ सेलेना ही अच्छी है और कोई भी अच्छा नहीं। जो जो कहती है कि तुम लोग जानबूझकर मेरे साथ ये कर रहे हो। कहती है मैजेस्टी आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। वहां पर तुरंत ही मैजेस्टी इशारा करते हैं कि मुझे यही पसंद है। कहते हैं हाँ हाँ सही है कि मुझे तो अपीयरेंस से ही मतलब है, मुझे अच्छाइयाँ किसी की नहीं चाहिए। इस पर सेलेना को गुस्सा आ जाता है कि अगर आपको अच्छाइयाँ नहीं चाहिए तो पहले के कॉम्पिटिशन क्यों कराया।
नैन प्रिंस कहते हैं मुझे तो ये जियो जो ही पसंद है, अच्छी है, से प्रदर्शन जैसा भी रहा हो लेकिन मुझे तो पसंद यही है। वशिष्ठी कहते हैं धीरे बोलो नहीं तो पकड़े जाओगे। कहता है ओ मुझे धीरे बोलना है क्या? पर जियो जियो मन में सोचती है कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन लग रहा है कि आज का मामला थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। पोयम कहने की बारी होती है, वो जाती है और पोयम कहना स्टार्ट करती है। वो भी आती है सामने, पोयम कहने के लिए खड़ी हो जाती है। नाइन प्रिंस मैजेस्टी की तरफ देखकर कहती है कि सच में इसके अंदर बहुत काबिलियत है, तुम्हारी स्पीच तो बहुत ही लाजवाब है, तुमने काफी अच्छा बोला। सेलेना कहती है इसने कुछ भी अच्छा नहीं बोला, आप मेरे थॉट को क्यों नहीं समझ रहे? तुरंत ही नाइन प्रिंस कहते तुम एम्परर को बताओगी कि क्या सही है क्या गलत है, अब मैं एम्परर हूँ कि तुम एम्परर हो? तुरंत ही सेलेना नीचे बैठ जाती कि माफ कर दीजिएगा मैं कुछ ज्यादा बोल गई है। नाइन प्रिंस कहते हैं चलो मैंने सिलेक्शन कर लिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस जियो जियो को चुनूंगा। तो वो मंत्री के कान में बता देता है वहां पर सिलेक्शन जियो जियो का होता है। सेलेना गुस्सा हो जाती है कि इम्प्रेस की हकदार सिर्फ मैं हूँ, ये इनॉस मिला हुआ है क्योंकि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मैं नाइन प्रिंस कहते हैं वाह अगर इन दोनों का चक्कर चल रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं इनॉस से काफी करीब हूँ, अगर ये इन दोनों साथ में रहेंगे तो ये मेरे लिए अच्छा है। सेलेना कहती है क्या मैजेस्टी का दिमाग फिर गया है, ये कैसी बात है मैजेस्टी कर रहे? कहते नहीं मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है, मैं तो चाहूंगा कि ये दोनों साथ में रहे। इधर सेलेना आकर को गुस्सा कर रही होती, कहती है आखिर मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की हो और लड़की कैसे जीत सकती, कल की आई हुई लड़की। मजिस्ट्रेट की बेटी तभी उसके फादर आ जाते, कहते हैं इतना टेंशन मत लो। कहती फादर मुझे पक्का पता है कि वो न जिन भाई की डॉटर है। कहते हैं उसका खुलासा करना ही पड़ेगा। कहते हैं ठीक है कल उसको एक्सपोज करेंगे, याद रखो। जो है जियो जियो बैठी होती है लेकिन जियो जियो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ, खुश नहीं हो क्या? कहती है ऐसी बात नहीं है लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मन में सोचती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, बहुत, आखिर मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, बताओ ना। कहती है कि सच में क्या मैं तुम्हें बता दूं? कहते हाँ बताओगी तभी तो पता चलेगा। मैं नॉर्दर्न डेजर्ट से हूँ, मेरे फादर को फंसाया गया था इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। कहते हैं कि तुम साफ साफ बताओ ना। जाकर सामने खड़ी हो जाती है और इनोज मीन्स एम्परर को किस कर लेती है। कहती है ये क्या किया तुमने, पूरी बात भी नहीं बताई। कहती है याद रखो मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ कि मेरा दिल जोरों से धड़कता है। कहते रुको तो एक मिनट, भाग जाती है। कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे मैजेस्टी से शादी करनी ही पड़ेगी। कहते हैं जाओ कल शादी और सारी तैयारी करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल जियो जियो को कोई भी फंसाए। अब जियो जियो नेक्स्ट डे तैयार होती है, चाकू ले लेती है, कहती है आज मैं मैजेस्टी को मार डालूंगी। वहां पर जैसे वो दुल्हन बनकर जाती है तो मैजेस्टी आज खुद अटायर में गए होते हैं, उसका हाथ सच में इनोज पकड़े हुए थे तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि ये तो इनोज लग रहे हैं। अपने सर से पर्दा हटाती है तो कहती तुम यहाँ पर। तभी वहां पर सिलेना आ जाती है, कहती वो इनोज तो तुम्हारा प्यार इतना बढ़ गया कि मैजेस्टी को धोखा देने के लिए तुम जियो जियो से शादी करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। मैजेस्टी कहते हैं आप अपनी बेटी को समझा लीजिए वरना मैं जब इसे सजा दूंगा ना तो इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसके फादर कहते हैं चुप हो जाओ, तुम ये क्या बातें कर रही हो, मैजेस्टी है। कहती है मैं जानती हूँ मैजेस्टी नहीं, ये इनोज है। मैजेस्टी तो ये सामने ही। कहते नहीं नहीं मैं मैजेस्टी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नाइन्थ प्रिंस हूँ, मैजेस्टी यही है। इस पर जोजो भी कहती क्या तुम सच में मैजेस्टी हो, बताओ ना तुम सच में मैजेस्टी हो या नहीं हो, मुझे पक्का पता है कि ये इनोज ही है। अब यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ और तुरंत ही अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते हैं कि तुम बर्बाद कर दोगी, मेरी पूरी फैमिली को मार दोगी, मैजेस्टी से माफी मांगो जाकर। कहती नहीं मांगूंगी नहीं मांगूंगी क्योंकि ये मैजेस्टी नहीं है। वहां पर अब तो मिनिस्टर ऑफ और की हालत डाउन हो जाती है। नाइन्थ प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि इम्परर यही है। वो नीचे गिर जाती, कहती है सच में जियो जियो ने शुरू से ही खेल खेला, ये जानबूझकर इम्परर के पास थी ताकि इसका सिलेक्शन हो पाए और मुझे हटा दिया जाए। मिनिस्टर ऑफ और माफी मांग रहे होते हैं कि मेरी बेटी को माफ कर दो, इससे गलती हो गई। कहती मैंने एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं, ये जिनबई की बेटी है। थी मैजिस्ट्रेट कहता डरने की जरूरत नहीं, अब तुम मेरी कॉन्सर्ट हो और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट आए हैं जिनकी बेटी जियो जियो है। कहते हैं कि बताओ ये तुम्हारी बेटी है या नहीं है? कहते हैं ये मेरी ही बेटी है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी तरफ से यहाँ पर आई है। कहते हैं तो अब सारा मामला साफ हो चुका है। सेलेना कहती है आपकी दूसरी बेटी है, मैं उसे सामने ला सकती हूँ। कहते ठीक है लेकर आओ, मैं भी तो देखूंगी कैसी है बेटी मेरी। पर मजिस्ट्रेट की बेटी आ जाती है, कहती हाँ मैं मजिस्ट्रेट की असली बेटी हूँ और नकली बेटी है सामने जियो जियो है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं असली बेटी हूँ अपने फादर की। उसके फादर कहते चुप बैठो, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें सब नहीं करना चाहिए। कहती फादर मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, आखिर ये मेरी जगह लेकर यहाँ पर कैसे आ सकती है और मैजिस्ट्रेट से शादी कैसे कर सकती है? मैजिस्ट्रेट से तो सिर्फ मैं शादी कर सकती हूँ और मेरी ही शादी आज यहाँ पर होनी चाहिए। सेलेना कहती है देखा ना आ गया मामला सामने। तो जो कहती है कि ठीक है माफ करना है मैजेस्टी मुझे, लेकिन अब मैं ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे फादर जैन भाई है और मेरे फादर को जानबूझकर रिबेल घोषित कर दिया गया, उन्हें थिएटर बनाया गया सिर्फ किसकी वजह से, किसी एक की वजह से,
जिसका मुझे पता भी नहीं चल रहा है। सब कहते हैं क्या ये थिएटर की बेटी है, इसे पकड़ लो। मजिस्ट्री, आपको इस मजिस्ट्रेट को भी यही सजा देनी चाहिए, साथ में इसकी बेटी को। सबने मिलकर धोखा दिया और जियो जियो को यहाँ पर भेजा है। तुरंत ही मजिस्ट्रेट की बेटी कहती है सेलेना मेरे साथ ये मत करो, तुम्हारे कहने पर मैंने ये किया है। कहती क्यों किया? और तुम यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए आई थी, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, अब दूर हटो। कहती क्या मतलब दूर हटो? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। तुमने कहा था तुम मैजेस्टी से मेरी शादी कराओगे। उसके फादर तुरंत ही अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते हैं कि कर्नल जैन भाई ने हम लोगों की कितनी मदद की थी। जब हम लोगों के पास कोई भी नहीं था तब वो हम पर मदद करने के लिए आए थे। हमारे पास खाने को नहीं था तो खाना दिया था और आज तुम एहसान भूल गई। इतनी देर में जियो जियो मैजेस्टी को मारने चलती है। जो ट्रिक मैजेस्टी को खुद जियो जियो ने सिखाई थी, उसी ट्रिक के जरिए वो उसको पकड़ लेते। कहते एम्परर पर भरोसा है ना तुम्हें? मैं तुम्हें शुरू से जानता हूँ और मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला लूंगा कि जब तक मेरे फादर की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती मैं जेल नहीं जाऊंगी। मैजेस्टी, सबको लग रहा था कि जनरल जनबे की डेथ हो चुकी है, लेकिन जनरल जनबे वहां पर जिंदा थे। कहते हैं कि आप यहाँ पर अब वहां पर खुलासा होता है कि जो थिएटर का इल्जाम लगाया गया था मिनिस्टर ऑफ वॉर की वजह से लगाया गया था। पर हथियार थे उनकी हेरा फेरी हुई थी, वो सब मिनिस्टर ऑफ वॉर ने किए थे, क्योंकि गार्डियन को मैजिस्ट्रेट ने पहले ही भेज दिया था। पूरी जन भाई फैमिली को मारने का आदेश दिया जाता है। फादर, आप ये कैसे कर सकते हैं? क्या सच में आपने जन भाई को फंसाया था? कहते हैं हाँ फंसाया था, कौन क्या कर लेगा मेरा, मैंने ही ये सब किया था। अब सेलेना का दिल टूट जाता है कि उसके फादर ही बुरे थे और वो दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि मैजिस्ट्रेट मैं इनोसेंट थी, शुरू से इनोसेंट, लेकिन मेरे फादर अगर गुनहगार थे तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। वो चाकू से अपना गला काट लेती है। मिनिस्टर ऑफ वॉर रोने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी मर गई तो भला मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। वो भी अपना गला काट लेते हैं। मैजेस्टी माफी मांगते हैं जियो जियो से कि मैंने तुमसे झूठ बोला, अब तो ये तुम ब्रेसलेट पहन लो। कहती माफ नहीं करूंगी इतनी आसानी से, तुम्हें मेरा दिल जीतना पड़ेगा। कहते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पर रखा है। कहती ठीक है एम्परर। वहां पर जो मजिस्ट्रेट की बेटी होती है वो भी माफी मांगती है। कहती मुझसे गलत फहमी हो गई थी। नाइन प्रिंस कहते गलत फहमी क्यों हो गई, मैं भी तो हूँ, तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। मैजेस्टी और जियो जियो साथ में आ जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।